27 डोमेन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है या मैथमेटिक्स में आप कमजोर हैं। जैसे आपका एडवांस के पेपर में क्या होता है कि आपने फिजिक्स में अच्छा कर लिया, केमिस्ट्री में अच्छा कर लिया और आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो आपको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप कट ऑफ में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा तो आपको रैंक नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है तो आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलता मंटा। और आज के वीडियो में बात करेंगे सीयूटी का जो आपका एग्जाम है साल 2024 का 15 मई से 31 मई के बीच में होना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या फिर कोई और जो है यूजी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम सबसे बेस्ट हो सकता है। इस एग्जाम को करवाने का पर्पज़ ये रहता है कि जितनी भी आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 44 जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, 44 आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, उसके बाद आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इसमें, उसके बाद आपकी डीम्ड जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये आपका सीयूटी एग्जाम जो है आपका 2022 में कंडक्ट हुआ, 2023 में कंडक्ट हुआ। लेकिन एग्जाम में एक दिक्कत ये आ रही थी कि जिस एग्जाम को कंडक्ट होने के बाद बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे आपने जेईई मेंस का पेपर दिया, अब जेईई मेंस का पेपर देने के बाद आपके पास एक कॉमन पोर्टल रहता है कि इंडिया के जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, आपके IITs हैं, उसके बाद NITs हैं, उसके बाद IIITs हैं, उसके बाद GFTIs हैं, उसके बाद आपके डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग होती है। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर उस स्टेट में की वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भरना होता है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा कॉमन पोर्टल नहीं बना है। लेकिन इस साल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है कि जो यूजीसी के चीफ हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आपका रहता है, उन्होंने बोला है कि हम इस बार सीयूटी का एक कॉमन पोर्टल बनाएंगे। जैसे आपका जोसा पोर्टल बना हुआ है, तो जोसा में बच्चों को पता रहता है कि भाई मुझे अगर जेईई मेंस की रैंक से अच्छा कॉलेज चाहिए होगा तो मैं जोसा पे जाकर के फॉर्म भर दूंगा और 119 कॉलेजेस के ऑप्शन मुझे मिल जाएंगे कि मैं यहाँ पे जाकर के 119 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी रैंक के हिसाब से इन कॉलेजेस में मुझे सीट मिल जाएगी। पर सीयूटी में ऐसा नहीं है। सीयूटी में क्या करना होता है कि जैसे किसी बच्चे को डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक करना है तो वो BHU का फॉर्म भरेगा, NDRI का फॉर्म भरेगा, या किसी बच्चे को साइंस का कोई कोर्स करना है, जैसे BSc करना है या BCom करना है उसको, या फिजिकल एजुकेशन के किसी कोर्स में जाना चाहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है फिजिकल एजुकेशन के हैं जो सीयूटी के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो सीयूटी का कोई ऐसा कॉमन पोर्टल नहीं है, उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आपको BHU का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, DU का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, उसके बाद AMU का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, जामिया का अलग भरना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि अगर 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपने अगर जो एग्जाम दिया है, एग्जाम अगर आपने 2-3 कोर्सेज के लिए दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे अपने मन के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से इस पेपर को आप दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको फिजिक्स में पास होना जरूरी है, केमिस्ट्री में पास होना जरूरी है या मैथमेटिक्स आना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, 27 डोमेन में एग्जाम करवाया जा रहा है, उन सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए, उन सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर दीजिए, उन सब्जेक्ट के हिसाब से जब आपकी परसेंटाइल आएगी तो उसके हिसाब से कॉलेज चूज कर लीजिए। मान लीजिए 44 यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, अब 44 में आप जिन कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं वो 15 यूनिवर्सिटीज के अंदर चलते हैं। अब इन 15 यूनिवर्सिटीज की अलग अलग वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा। तो इसका कोई कॉमन पोर्टल नहीं है। लेकिन साल 2024 में ऐसा न्यूज़ है, ऐसा होने वाला है कि भाई इस बार एक कॉमन पोर्टल बन जाएगा और इस कॉमन पोर्टल पे फायदा ये होगा कि बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म नहीं भरने होंगे। एक कॉमन पोर्टल पे जाके आप फॉर्म भरिए और जितने भी आपकी जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपका परसेंटाइल है, उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर उस आपकी ब्रांच में या डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है 2024 का सीयूटी के एग्जाम में। तो 2024 का सीयूटी एग्जाम जो आपका होने वाला है, ये आपको बताइए कि आपका सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट और स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या उनके एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं, उनके लिए एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है। साल 2022 में लगभग 19.5 लाख के आसपास बच्चा इसमें अटैम्प्ट किया था। इस बार भी उम्मीद है कि 20 लाख के आसपास बच्चा अटैम्प्ट करेगा और आने वाले समय में नीट, IIT, जेईई और जेईई मेंस जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, इन सबको खत्म करके कॉमन एक एग्जाम करवाने का प्लान किया जा रहा है। इस पर एक आर्टिकल वगैरह भी कई सारे आ चुके हैं। तो ये कॉमन एग्जाम कब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है आपका बीटेक है, इसके अलावा BSc है, BCom है, बहुत सारे कोर्सेज के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और इसे एक एग्जाम को देने के बाद बच्चों की समस्याएं कहीं ना कहीं सॉल्व होती हैं। लेकिन बस कॉमन पोर्टल नहीं है, इस वजह से बच्चों को काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होती है। मीडियम पेपर का देख लेते हैं। मीडियम में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, उसके बाद बंगाली है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु, गुजरात और उर्दू। ये आपके मीडियम रहेंगे लैंग्वेजेस के जो पेपर आपका होगा, इन लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, MCQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग की अगर हम लोग बात करें तो आपके 5 नंबर का मतलब 5 नंबर मिलेगा आपको सही आंसर का और 1 माइनस कर दिया जाएगा आपका गलत आंसर का। तो ये हमारा हो गया मार्किंग सिस्टम। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, देयर इज नो एज लिमिट, शुड हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम करंटली अपीयरिंग द
क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर बोर्ड। तो किसी भी बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है, आपका 10+2 आईसीएसई बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है या स्टेट बोर्ड से किसी से आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। ये हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में देखिए 3 सेक्शन में आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 1 है, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। उसके बाद सेक्शन 2 और उसके बाद सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम लोग बात कर लेंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 अटेम्प्ट करने होंगे आपको, 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 1 में देखिए, सेक्शन 1 का ए पार्ट देखें तो 13 लैंग्वेज आपसे पूछी जाएंगी, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा एक लैंग्वेज का जो भी सेलेक्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से आपका सेक्शन भी होगा, यहाँ पे 20 लैंग्वेज आपको दी जाएंगी। 20 में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो एक आपको रीजनल लैंग्वेज, एक आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये आपको एक ऑप्शन मिलेंगे। किसी किसी कॉलेज में लैंग्वेजेस का भी मतलब मैंडेटरी है कि आपको ये वाली लैंग्वेज जरूरी है। जैसे डीयू में अगर आप जाना चाहते हैं, डीयू के अंदर अगर आप जाएंगे तो डीयू में क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना जरूरी है। यहाँ से आप इंग्लिश उठाएंगे और इंग्लिश आपको देना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप बीएचयू जाना चाहते हैं तो बीएचयू में आपका जो है इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। इसी प्रकार से काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे लैंग्वेजेस का भी मैंडेटरी है कि आपको ये वाली लैंग्वेज से देकर के आना होगा। या जनरल टेस्ट भी जरूरी है कि भाई हमको जनरल टेस्ट भी देखना होगा, उसका परसेंटाइल भी हमको चाहिए होगा, तभी हम पर्टिकुलर उस कोर्स में आपको एडमिशन देंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका कोर्स को लेकर के रहता है, एग्जाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपकी एज लिमिट को देखा जाए। जैसे मान लीजिए आप बीएचयू में जा रहे हैं किसी कोर्स में, तो हो सकता है कि वहां पे वो एज लिमिट लगा दें। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया वहां पे हो सकता है। सेट के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। जो आपका सेट का एग्जाम होता है, सेट के एग्जाम को देने के लिए जो आपका स्कॉलस्टिक एडमिशन टेस्ट होता है फॉरेन की स्टडीज के लिए, यहां पे भी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी कंट्री के किसी यूनिवर्सिटी में आप किसी कोर्स के लिए अप्रोच करेंगे, इंटरव्यू देंगे, वहां पर जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन होगी वो उस एज लिमिट को ये फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन ए और बी में आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा। लैंग्वेजेस में क्या क्या रहेगा देखिए, आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन रहेगा, ग्रामर, बुक्स और ऑथर्स आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन, आपके इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन सेकंड में आपसे जो है डोमेन सब्जेक्ट होंगे। मैंने बताया आपको 27 डोमेन होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ लीजिए, 12th लेवल तक की आपका पेपर आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन में आपसे जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जाएंगे किसमें, जो आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट सारे कॉलेजेस के लिए जरूरी नहीं है, पर अगर आप दे देते हैं तो आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ये हमारी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस देखिए, सेक्शन ए में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजरात, उर्दू। उसके बाद हमारा सेक्शन बी में देखिए चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, इटालियन, जापानीज, नेपाली, रशियन, स्पेनिश, तिब्बतन, डोगरी, उसके बाद कश्मीरी के बाद आपका मैथिली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद संथली, उसके बाद आपका सिंधी। तो ये हमारी जो है लैंग्वेजेस है इंटरनेशनल, ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है। इसमें से आपको एक एक लैंग्वेज चूज करनी होगी और पर लैंग्वेज पर पेपर के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। मतलब जो एप्लीकेशन फीस रहती है वो पेपर के हिसाब से आपकी लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा सेक्शन 2 है, जो कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये पार्ट है। 27 डोमेन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है या मैथमेटिक्स में आप कमजोर हैं। जैसे आपका एडवांस के पेपर में क्या होता है कि आपने फिजिक्स में अच्छा कर लिया, केमिस्ट्री में अच्छा कर लिया और आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, तो आपको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप कट ऑफ में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो आपको रैंक नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है तो आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट है देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। फिर एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी में आपका बायोलॉजिकल स्टडीज़ है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज़ हमारा अगेन देखिए कॉमर्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, ग्राफिक। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप तक का आपके जो है टॉपिक यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता है, इसमें जाना चाहते हैं तो इससे भी आप पेपर दे सकते हैं। मतलब इसका कोई इससे रिलेटेड कोई कोर्स होगा किसी यूनिवर्सिटी में, वो आप ले सकते हैं। फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, जियोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, होम साइंस, उसके बाद नॉलेज ट्रेडिशन, देन आपका प्रैक्टिस इंडिया, उसके बाद नॉलेज ट्रेडिशन, उसके बाद लीगल आपका जो है स्टडीज होगी, उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद आपका फिजिक्स एंड आपका पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपका साइकोलॉजी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद सोशियोलॉजी, उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको चूज करने होंगे। और ये आपका डोमेन सब्जेक्ट अपने मन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है।
किन कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं। अगर आप किसी जो है ऐसे कोर्स में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीगल स्टडीज दिया हुआ है, लॉ में जाना चाहते हैं तो आप लीगल वाले सब्जेक्ट ऑप्ट करिए। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो पीसीएम आप कर लीजिए। अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर हो गया। कॉमर्स में जाना है तो अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग हो गया, उसके बाद आपका जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। ये सब्जेक्ट आपको इस तरीके से चूज करने हैं। मास कम्युनिकेशन किसी कोर्स में, जैसे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के जो कोर्स होते हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये कोर्स हो गया मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन हो। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो आपके मन के हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप अपना ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 हमारा आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, उसके बाद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये अर्थमेटिक में आपका आएगा अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन से, उसके बाद लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे सेक्शन 3 में। और कुछ यूनिवर्सिटीज ने मैंडेटरी कर रखा है कि हम सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट भी देखेंगे। कंपलसरी जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह के लिए देना पड़े ये। तो ये सारी चीज़ें जब आपका फॉर्म आ रहा होगा, जब काउंसलिंग चल रही होगी, तो उस टाइम पे हम लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं। मैंने पिछले साल एक वीडियो दिया था काउंसलिंग के टाइम पे, जिसमें सब बताया था कितने कॉलेजेस में बीटेक चलता है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज में बीटेक करवाते हैं, मतलब ब्रांचेस में, और कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी जो है बीएससी करवाते हैं। वो सारे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए हमारी 9 फरवरी से 30 मार्च के बीच में हमारा फॉर्म आएगा। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल की फीस में करेक्शन विंडो हमारी ओपन होगी। उसके बाद हमारा जो एडमिट कार्ड आएगा वो हमारा 3 दिन पहले आएगा एग्जाम से। और जो हमारी एग्जाम की डेट है ये हमारी 15 मई से 31 मई है। तो 15 मई से 31 मई इसलिए है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डोमेन के पेपर अलग अलग डेट पे करवाए जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 19 लाख के आसपास बच्चा पिछले साल अटैम्प्ट किया था, 19 लाख के आसपास बच्चा अटैम्प्ट किया था। और इस बार भी उम्मीद है ये कि 20 लाख के आसपास बच्चा जो है इस एग्जाम में अटैम्प्ट करेगा। तो एप्लीकेशन अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस में देखिए अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 750, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700, एससी एसटी के लिए 650, और जितने भी हमारे आउटसाइड इंडिया के जो एनआरआई स्टूडेंट हैं उनके लिए 3750 रुपए। उसके बाद अगर आप 7 सब्जेक्ट तक ऑप्ट करते हैं इसमें, मान लीजिए आपने 4 डोमेन ले लिए, 2 लैंग्वेज ले ली, एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, तो इस तरीके से 7 ऑप्ट करते हैं तो ये 1500 रुपए। यहाँ 1400 रुपये कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, 1300 रुपये एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, 7,500 रुपये आपका हो गया आउटसाइड इंडिया। उसके बाद अगर आप 10 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक के लिए भी देते हैं, बीएससी के लिए भी दे रहे हैं, उसके बाद अदर कोर्सेज के लिए भी वो दे देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 10 तक हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 1750 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1650, उसके बाद एससी एसटी के लिए 1550, जन आपका आउट ऑफ जो इंडिया है उनके लिए 11,000 रुपये आपका फीस लगेगा। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। आप जिस लैंग्वेज में पेपर दे रहे होंगे उसी लैंग्वेज के हिसाब से आपको जो है एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे जेईई मेंस के पेपर में क्या होता है कि आपने जो परमानेंट और जो आपने अपना जो एड्रेस दिया होगा, प्रेजेंट एड्रेस, उसके हिसाब से आपको सिटी शो करेगा। जैसे राजस्थान चूज किया तो राजस्थान के सेंटर दिखाएगा, मध्य प्रदेश चूज किया तो मध्य प्रदेश का दिखाएगा, तमिलनाडु किया तो वहां के सेंटर दिखाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि जिस लैंग्वेज को आप मीडियम को चूज करेंगे, मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो भी आपका होगा, तो देखिए लैंग्वेज में आपको ये दिए हुए हैं, इंग्लिश है, उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी है। तो इंग्लिश और इंग्लिश एंड हिंदी में आपको ऑल ओवर इंडिया के सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। किसी भी इंडिया के सिटी में आप सेंटर अपना वहां पे ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश और असमी लैंग्वेज ले ली तो आपका सेंटर कहाँ बनेगा, आसाम में। उसके बाद इंग्लिश एंड बंगाली ले ली तो आपका सेंटर कहाँ पे बनेगा, त्रिपुरा में बनेगा, अंडमान निकोबार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इंग्लिश और गुजराती ले ली तो गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सेंटर्स आपके रहेंगे। कन्नड़ लिया है तो आपका कर्नाटका रहेगा सेंटर, मलयालम लिया है तो आपका जो है लक्षद्वीप केरला रहेगा। उसके बाद मराठी लिया हुआ है तो महाराष्ट्र के अंदर मतलब कि आपका मुंबई हो सकता है, नासिक हो सकता है, इस तरीके से पुणे हो सकता है, नागपुर हो सकता है, इस तरीके से सेंटर आपको मिलेंगे। अगर आपने उड़िया लैंग्वेज ऑप्ट किया तो आपका उड़ीसा में सेंटर रहेगा। उसके बाद आपने पंजाबी ऑप्ट किया तो पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये आपके ग्रेटर नोएडा, मेरठ वगैरह सेंटर ये आपको मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन ज़्यादा है पंजाबी लैंग्वेज चूज करने में। उसके बाद आपका हो गया तमिल। तो तमिल के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तो ये यहाँ पे साफ साफ तमिलनाडु, ये आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद तेलुगु में देखिए आपका दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना। तो ये हम जिस जो लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर रहे हैं मीडिया ऑफ एग्जामिनेशन का, देखिए तो ये हमें इस तरीके से एग्जाम सेंटर यहाँ पे हमें अलॉट किए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया एग्जाम सेंटर्स का। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अभी फिलहाल हम उन 44 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जिसमें सारे कोर्सेज लगभग हैं। इसमें बीटेक भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीए भी है, इसके अलावा कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज भी हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस में बीएससी के लिए जो
मोस्ट जो रेप्यूटेड कॉलेज हैं, उसके अलावा प्राइवेट में कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, डीम्ड में कौन कौन सी अच्छी हैं, और जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ आपका जो है पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं, उस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बेस्ट हैं। फिलहाल देख लेते हैं 44 जिनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ये करवाया जाता है। उसमें आपका अलीगढ़ AMU है, आसाम यूनिवर्सिटी है, BBAU है, उसके बाद BHU है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, देन आपका हरियाणा है, देन उसके आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जम्मू, उसके बाद झारखंड, इस तरीके से आपका कर्नाटका, कश्मीर, केरला। तो ये हमारी लाइन से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद GGU बिलासपुर, देखिए बीटेक के लिए यहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं, जामिया मिलिया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हमारी उर्दू, मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गया, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न हिल, इसको हम नेयू बोलते हैं, ये हमारा अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गया, तेजपुर हो गया, त्रिपुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, देन आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारी दिल्ली, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी हमारा, उसके बाद नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनके लिए CUT का एग्जाम कंडक्ट होता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, इस बार काउंसलिंग के भी बहुत सारे बच्चे आए थे जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। पहले मेरिट पे एडमिशन होता था, कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता था, लेकिन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अब हो रहा है। बहुत जल्द साल 2024 की जब आपकी काउंसलिंग होगी, हो सकता है एक पोर्टल बना दिया जाए जहां पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के फॉर्म नहीं भरना होगा, एक कॉमन पोर्टल होगा जोसा की तरह। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, अपने पर इंटरेस्ट और कोर्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी होगी और आपकी रैंक के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये दी गई जानकारी आपके काम आएगी। द मेंटर चैनल के माध्यम से मैं लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।